नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सबका अमोघ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इकाई 10 पर, जिसमें हमारी हिंदी गद्य की अन्य विधाएं आपके पाठ्यक्रम में हैं। ठीक है, अन्य गद्य विधाओं में आपकी जीवनी है, यात्रा वृत्तांत है, संस्मरण है। ठीक है, और भी चीज़ें हैं आपकी, जिसमें राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें हैं, महादेवी वर्मा की ठकुरी बाबा है, तुलसीदास की आत्मकथा मुर्दिया है, या शिवरानी देवी ने जो जीवनी लिखी है प्रेमचंद्र घर में, मन्नू भंडारी की आत्मकथा एक कहानी है भी है, विष्णु प्रभाकर ने जीवनी लिखी है आवारा मसीहा, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं का याद करूं, रमणिका गुप्ता की आप हुदरी, हरिवंश राय हरिशंकर परसाई जी भोला राम का जीव जो कि व्यंग है, कृष्णचंद्र जामुन का पेड़ ये भी व्यंग है, दिनकर जी के संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्तिबोध एक लेखक की डायरी जो कि डायरी विधा की रचना है, राहुल संकीर्तन की मेरी तिब्बत यात्रा जो कि यात्रा वृतांत है, और अज्ञे का अरे आया वर रहेगा याद जो भी एक ही यात्रा वृतांत है। ये जो आपकी इकाई 10 में है, इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। आज की पहली क्लास जो हमारे लिए 10वीं इकाई से है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। रेखा चित्र, ठीक है, 20 मिनट के बारे में बात कर चुके हैं पर फिर भी हम एक बार थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि रेखा चित्र क्या है। जब शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारा जाता है तब उस रचना को हम रेखा चित्र कहते हैं। मतलब उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम शब्दों के माध्यम से उभार रहे हैं, मतलब उसके हम व्यक्तित्व को दिखा रहे हैं। किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से। उसी को हम व्यक्तित्व को निखार दे रहे हैं कि भाई वो विराट व्यक्तित्व है ना, वो विराट व्यक्तित्व के धनी है। ये शब्दों का जो जादू देखते हैं ना, हम किसी शब्दों में जो चमत्कार उत्पन्न कर दे, उस चीज के द्वारा हम शब्दों से व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम उभार देंगे, वो आपका रेखा चित्र है। गोविंद त्रिगुणायत कहते हैं कि रेखा चित्र वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना का शब्दों द्वारा विनिर्मित मर्म स्पर्शी और भावमय रूप विधान है, जिसमें कलाकार का संवेदनशील हृदय और उसकी सूक्ष्म पर्यवेक्षण दृष्टि अपना निजीवन उड़ेल कर प्राण प्रतिष्ठा कर देती है। इस प्रकार रेखा चित्र में शब्दों का ऐसा प्रयोग किया जाता है जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व उभर कर सामने आए। ठीक है, मतलब वही व्यक्ति का व्यक्तित्व उभर कर, क्या कह रहे हैं कि क्या करना है इसमें, वस्तु, व्यक्ति और घटना, 3 चीज आ गई। वस्तु हो गई, व्यक्ति होगा और घटना हो गई। क्या हो रहा है? शब्दों द्वारा निर्मित हो रहा है। मर्म स्पर्शी है, ठीक है, कैसा है? जो मर्म स्पर्शी, मतलब जिसमें कोई मर्म है, स्पर्श है। ठीक है, भावमय है, ठीक है, भाव तो है, ये फीलिंग है। कलाकार का संवेदनशील हृदय, ठीक है, कैसा हृदय? संवेद, अब भाव है तो संवेदनशील हो गई। उसकी सूक्ष्म पर्यवेक्षण दृष्टि, कैसी दृष्टि? सूक्ष्म पर्यवेक्षण दृष्टि अपना निजीपन उड़ेल कर प्राण प्रतिष्ठा कर देती है। मतलब उसकी जो सूक्ष्म दृष्टि थी, कैसी? पर्यवेक्षण की, मतलब उसकी जो दृष्टि है जो किसी चीज का पर्यवेक्षण कर लेती है, किसी चीज को परीक्षण कर लेती है, उसका निरीक्षण कर लेती है, उसको देख लेती है, उसको समझ लेती है, वो दृष्टि अपना निजीपन उड़ेल कर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर देती है, वो रेखा चित्र है। इस प्रकार रेखा चित्र में शब्दों का ऐसा प्रयोग किया जाता है जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व भरकर सामने आए। रेखा चित्र का वर्णन वैसे काल्पनिक न होकर वास्तविक होता है। ठीक है, ये बात आपको विशेष रूप से याद रखना है। कभी कभी क्या होता है ना, कथन में जब वो प्रश्न पूछ लेता है कि रेखा चित्र के बारे में कौन सा सही है, कौन सा नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, उसमें एक रेखा चित्र डाल देगा और 1-2 कथन रेखा चित्र के बारे में डाल देगा तो वो देगा रेखा चित्र का वर्णन विषय जो है वो काल्पनिक न होकर वास्तविक होता है। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखना है। और आंतरिक एवं वाह विशेषताएं कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त हो जाती हैं। ठीक है, तो ये है रेखा चित्र। फिर अगला आता है संस्मरण। ठीक है, संस्मरण को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में मेमोयर्स कहते हैं। संस्मरण का संबंध लेखक की स्मृति से होता है। ये मैं आपको बहुत पहले, मतलब जो हमने विधाएं पढ़ी थी, जब मैं आपको बता चुका हूँ। संस्मरण का मतलब क्या होता है? स्मृति से होता है, मतलब आपकी याददाश्त, आपकी मेमोरी। ठीक है, आपकी क्या है? मेमोरी है, आपकी याददाश्त क्या है? ठीक है, उसका संबंध है आपका संस्मरण। ठीक है, क्या है? आपका संस्मरण है, मतलब आपकी याद, स्मृति में क्या है? अंकित होता है। स्मृति में वही अंकित होता है जिससे लेखक की भावनाओं को उद्वेलित किया हो या प्रभावित किया हो। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी कि भाई व्यक्ति क्या याद रखता है, व्यक्ति बहुत अच्छा याद रखेगा या बहुत बुरा याद रखेगा। ठीक है, मैंने आपको एक बार उदाहरण भी दिया था इसमें। ठीक है, अपनी लाइव क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई स्मृति में क्या रहेगा, आपकी मेमोरी में कौन सी वो चीजें हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अभी 2 मिनट रुककर मुझे ऐसी चीज बताओ जो आपको बहुत ज्यादा याद हो, मतलब आप कोई 2 चीज बताओ जो आपको अभी तक याद हो, ठीक है,
तो आप सोचोगे, ठीक है, अभी आप लाइव प्रैक्टिकल करके भी देखोगे तो आपको वो दो चीज़ें याद आएंगी, ठीक है, वो दो चीज़ें आपको याद आएंगी जिन्होंने आपको या तो दुखी किया होगा बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा अंदर गहरे स्तर पर हंसाया होगा, मतलब खुशी दी होगी, आनंदित किया होगा, ठीक है, क्योंकि वो आपकी क्या करता है, आपकी भावनाओं को उद्वेलित या प्रभावित करती है, ठीक है। तो वही चीज़ें आपको भैया क्या करती है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, वही चीज़ें आपकी स्मृति में अंकित रहती हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये स्मरण मतलब संस्मरण क्या है, आपकी स्मृति में अंकित, क्या बता दिया हमने, वही है। हिंदी में संस्मरण लेखन का कार्य है महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय प्रारंभ हो गया था। द्विवेदी ने स्वयं अनुमोदन का अंत, सभा की सत्यता, विज्ञानाचार, वसु का मंदिर आदि संस्मरण तक लेखों की रचना की है। संस्मरण व रेखा चित्र दोनों ही आधुनिक गद्य विधाएं, ये अपने को पता ही है। पदम सिंह शर्मा क्या कह रहे हैं, प्राय प्रत्येक संस्मरण लेखक रेखा चित्र लेखक भी है और प्रत्येक रेखा चित्र लेखक संस्मरण लेखक भी है। मतलब इसमें ज़्यादा कोई अपन फर्क नहीं कर सकते, ठीक है, इसमें हम कोई ज़्यादा फर्क नहीं कर सकते भैया, रेखा चित्र क्या है और संस्मरण क्या है ना। कई जगह आपसे रेखा चित्र पूछ लिया जाता, वही संस्मरण होता है, संस्मरण ही आपका रेखा चित्र मान लिया जाता है, ठीक है। इसी कारण रेखा चित्र व संस्मरण में भेद कर पाना कठिन हो जाता है, ठीक है। रेखा चित्र का उद्भव शताब्दी के तीसरे दशक से प्रारंभ हुआ है। डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा जी ने पंडित ने पदम सिंह शर्मा को संस्मरण व रेखा चित्र का जनक माना। कौन, हरवंश शर्मा जी कौन को मान रहे हैं, पदम सिंह शर्मा को संस्मरण और रेखा चित्र का जनक मान रहे हैं, ठीक है, पदम सिंह शर्मा को। पदम सिंह शर्मा पदम पराग हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह है, ठीक है। पदम पराग क्या है, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह है, पदम पराग, ठीक है। कौन सा है, पदम पराग जो है वो हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह है और ये किसका है, पदम सिंह शर्मा का है, ठीक है। इसमें संस्मरणात्मक निबंधों तथा रेखा चित्रों का संकलन किया गया। क्या क्या है इसमें, संस्मरणात्मक निबंध हैं और रेखा चित्र भी हैं इसमें, ये आपका पदम पराग है। तो अब पदम पराग के बारे में पूछ लिया जाए, पदम पराग में क्या क्या है, तो पदम पराग क्या है, पदम सिंह की रचना है, इसको पहला संस्मरण संग्रह माना गया है, इसमें निबंध तथा रेखा चित्रों का संकलन है। तो ये उपरोक्त कथन सभी सही है, उपरोक्त कथन सभी सही है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया। फिर बाल मुकुंद गुप्त जी ने प्रताप नारायण पर एक संस्मरण लिखा। इसी प्रकार आचार्य रामदेव ने श्री स्वामी श्रद्धानंद पर लिखा, ठीक है। बनारसी दास चतुर्वेदी ने श्रीधर पाठक पर संस्मरण लिखे, ये सब चल रहा है। हिंदी रेखा चित्र साहित्य में महादेवी वर्मा का स्थान सर्वप्रथम उल्लेखनीय, मतलब महादेवी वर्मा का सबसे ज्यादा रेखा चित्र में नाम लिया जाता है। महादेवी वर्मा उत्कृष्ट रेखा चित्रकार है। इनके स्मृति चित्रों को रेखा चित्र व संस्मरण दोनों ही नाम दिएगा, मतलब इनको देखो स्मृति बोल दो आप, ठीक है, इनको क्या बोल दो, इसमें स्मृति लिखा मतलब संस्मरण लिखे हैं या रेखा चित्र लिखे हैं। अभी ऊपर हम बात करके आ चुके हैं, दोनों को हम एक भी मान सकते हैं। वर्ष 1947 में स्मृति की रेखा प्रकाशित हुआ। इसमें संस्मरण व रेखा चित्र दोनों हैं, जिनमें भक्तिजन, छीनी फेरी वाला, जंग बहादुर, नुन्नू, ठुकरी बाबा, विदिया आदि है। ये ठकुरी बाबा याद रखना, ठीक है। ये किसमें है, किसमें है, स्मृति की रेखाओं में, ये आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। ठकुरी बाबा किसमें है, स्मृति की रेखाओं में संकलित है, ठीक है, स्मृति की रेखाओं में। और ये कब प्रकाशित हुआ था, 1947 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। कब प्रकाशित हुआ था, 1947 में। कहाँ है ठकुरी बाबा, ठीक है। 1941 में अतीत के चलचित्र प्रकाशित हुआ, ठीक है। चलचित्र, अतीत के चलचित्र कब हुआ, 1941 में। महादेवी वर्मा ने अपेक्षित व शोषित व्यक्तियों, पशुओं और पक्षियों को संस्मरणात्मक रेखा चित्र में जगह दी है। इनके संस्मरणों से इनका व्यक्तित्व भी उजागर होता है। इनके अतिरिक्त महादेवी वर्मा जी के पथ के साथी 1956 ने अपने समकालीन साहित्यकारों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए, मतलब पथ के साथी में क्या किया इन्होंने, इनके साथ जो समकालीन रेखा चित्रकार थे या साहित्यकार जो थे उनके रेखा चित्र उन्होंने दिए हैं। स्मारिका, ठीक है, इसमें 1971 महादेव जी के 4 रेखा चित्र हैं जो राजनीतिक क्षेत्र के महापुरुषों से संबंधित हैं। मेरा परिवार 1972 में आया है, ठीक है। इसमें 7 रेखा चित्र हैं जो कि नीलकंठ, गिल्लू, सोना, गौरा, नीलू आदि पशु पक्षियों से जीवन संबंधित है। अब जो बदला हुआ पैटर्न है जो आप लोग देख रहे हो, अभी आपने पेपर दे के आए तब और देखा होगा, ठीक है। तो हो सकता है भाई साहब आपसे ये पूछ ले जाए कि जो महादेवी वर्मा का मेरा परिवार है उसमें जो दिए गए हैं वो कौन है, तो भैया नीलकंठ है, गिल्लू है, सोना है, दुर्मुख है, गोरा है और नीलू है, ये है भैया इनके, ठीक है।
ठीक है, 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए। ठीक है, ये सब के सब आप इनके रेखा चित्र हैं। ठीक है, पशु पक्षी वाले। इन रेखा चित्रों में महादेव जी वर्मा की संवेदना सरस पावन है। जिन पात्रों को लेकर रेखा चित्र रखे गए हैं उनके रागात्मक संबंध हो गया है, उनकी संवेदनाओं कवितापूर्ण शैली में है ना। गिल्लू तो बहुत ज़्यादा है, गिल्लू को हमने पढ़ा भी है। ठीक है, बचपन में हमारे पाठ्यक्रम में था। ठीक है, स्कूल में हम सब लोग पढ़ के आए। गिल्लू को जो गिलहरी का बच्चा रहता है, जो उनको कहाँ मिलता है, नीचे मिलता है, जिसको कौए खाते रहते हैं, छोटा सा बच्चा रहता है, महादेव वर्मन को उठा के लेके आती है। ठीक है, उसकी मलहम पट्टी करती, सब कुछ करती है, वही वाला गिल्लू। ठीक है, तो ये वही गिल्लू है, उसी के बारे में बात हो रही है। मेरा परिवार में संकलित है। मेरा परिवार 1972 में आया था। ठीक है, अब कभी कभी क्रम से आपसे पूछ लिया जाता है, तो भाई साहब ये आप याद रखो, स्मृति की रेखाएं 1947 में आया था, पथ के साथ ही 56 में आया, स्मारी का 71 में और मेरा परिवार 72 में। ठीक है, तो ये सबसे पहले याद रखना, स्मृति की रेखाएं सबसे पहले आया है, पथ के साथ ही उसके बाद में आया है, और मेरा परिवार और बाद में 72 में। ठीक है, फिर आए प्रकाश चंद्र गुप्त जी, दोनों विधाओं में योगदान रखते हैं। इनके स्मृति चित्र पुरानी स्मृतियां नाम से संकलित है। ठीक है, हिंदी रेखा चित्र में पंडित श्रीराम शर्मा का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। इनका प्रथम रेखा चित्र संकलन जंगल के जीव। ठीक है, ये याद रखना, 1949 में प्रकाशित हुआ है। जंगल के जीव में जंगली जानवरों के रेखा चित्र का विषय बनाया गया है। शर्मा जी का दूसरा संकलन वे कैसे जीते हैं, ये 1957 में आया, मतलब ठीक है 1957 में 8 साल बाद लेके आए भाई साहब। बोलती प्रतिमा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोलती प्रतिमा जो है इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, बोलती प्रतिमा। अब एक पैटर्न और आपको बदला हुआ दिखेगा नेट में कि हर कुछ रचना पूछ रहा है, जो प्रसिद्ध रचनाएं थी ना उनके अलावा भी रचनाएं पूछ रहे हैं, तो अपने को भी याद रखना भाई साहब। ठीक है, जंगल के जीव भी याद रखना है, वे कैसे जीते भी याद रखना है, और बोलती प्रतिमाएं भी आपको याद रखना है। ठीक है, वर्ष 1967 में बोलती प्रतिमा प्रकाशित हुआ। बोलती प्रतिमा में ठाकुर की आन, वसीयत, वरदान, रत्ना की अम्मा, चंदा आदि रेखा चित्र अत्यंत रोचक है। मतलब ये बोलती प्रतिमा के हैं। ठीक है, ये बोलती प्रतिमा के हैं। ठीक है, बोलती प्रतिमा में क्या क्या है, तो ये आपको मैंने बता दिया कौन कौन सी चीज़ें हैं बोलती प्रतिमा में। ठाकुर की आन, वसीयत, वरदान, रत्ना की अम्मा, चंदा, ये सब के सब आपके बोलती प्रतिमा में संकलित। ये शायद इस बार प्रश्न बना भी था शायद। ठीक है, ये प्रश्न शायद आया भी है आपका बोलती प्रतिमा वाला। ठीक है, तो इस प्रकार आपके प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो हमें उस प्रकार से देखना पड़ेगा कि हाँ भाई ये प्रश्न बन रहे हैं, तो हमें इस प्रकार के प्रश्नों के लिए थोड़ा सा तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए, ये चीज़ आप थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखो। चलो, फिर बनारसीदास चतुर्वेदी आए। ठीक है, इन्होंने साहित्यकारों, राजनीतिज्ञों, देशभक्तों और समाज सेवकों के चरित्र अंकित किए हैं। हमारे आराध्य संस्मरण रेखा चित्र, इनके संस्मरणात्मक रेखा चित्र, मतलब इनके क्या नाम है, हमारे आराध्य, फिर संस्मरण नाम से लिखा, फिर रेखा चित्र लिखा, ये इनके क्या है, रेखा चित्र है। ठीक है, बनारसीदास चतुर्वेदी। तो हमारे आराध्य किसका रेखा चित्र है, बनारसीदास चतुर्वेदी जी का। ठीक है, शिव पूजन सहाय, बेदिन बेलोक। ठीक है, बेदिन बेलोक 65 में। सत्यवती मलिक के संस्मरण रेखा चित्र, अमिट रेखाएं छोड़ दो। उपेंद्रनाथ अष्टक रेखा चित्र व संस्मरण, रेखाएं व चित्र 55 में। मंटो मेरा दुश्मन 56 में। ज्यादा अपनी कम पराई, ठीक है, ज्यादा अपनी कम पराई 59 में। ठीक है, ये आप इनका सब बढ़िया है। ठीक है, रेखा चित्र 55 में, मंटो मेरा दुश्मन 56 में, ज्यादा अपनी कम पराई 59 में। ठीक है, इनका याद रखना। ठीक है, ये क्रम बढ़िया पूछा जा रहा है ना, और थोड़ा हट के पूछा जा रहा है, तो हम कोशिश करें कि चीज़ें अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में ज़्यादा से ज़्यादा याद रखें, ताकि हमारा ज़्यादा आसान हो जाए पेपर। ठीक है, हिंदी की प्रख्यात रसवादी आलोचक एवं निबंधकार डॉक्टर नगेंद्र का स्मृति चित्र चेतना के बिंब, इस संस्मरण में नगेंद्र जी ने गंभीर विश्लेषण किया है। चेतना के बिंब किसका है, डॉक्टर नगेंद्र जी का। ठीक है, चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र का। फिर आया राम वृक्ष बेनीपुरी, ये ठीक सुधार लेना, इसको थोड़ा सा इस मिस्टेक हो गई। राम वृक्ष बेनीपुरी, इनका माटी की मूर्त है, ये भी अपना सिलेबस में है। ठीक है, ये माटी की मूर्त है जो आपके सिलेबस में है, पहला ही लगा हुआ है आपका। मैं रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया, बरडे जी, बेजू मामा, बुधिया, मंगर, रूपा की आजी, बलबोदिन, भगत सिंह आदि ग्रामीण के परिचितों के हैं। अब देखो, आपका
हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं का याद करूं, इससे आपके पात्र पूछे गए। ठीक है, आपके बालकृष्ण मतलब आपके शेखर जीवनी वाले से पूछे गए, बाणभट्ट की आत्मकथा से पूछे गए। ठीक है, बहुत से ऐसे जो लोग शेखर एक जीवनी से आपके पूछे गए। ठीक है, ऐसे बहुत से लोग, बहुत से जो आपके पाठ्यक्रम में लगे हैं ना उपन्यास और ये, ठीक है, इनसे आपके पात्र पूछे गए हैं। ठीक है, गद्य की अन्य विधाओं वाले, इनसे भी आपके पात्र पूछे गए। क्या भूलूं का याद करूं, इससे आपके पात्र पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये याद रखना भैया। ठीक है, इसमें क्या क्या है तो ये याद रखो कौन किस किस पे है। ठीक है, तो रजिया है, बलदेव सिंह है, सरजू भैया है, वरडेजी है, वेजू मामा है, बुधिया है, मंगरू है। ठीक है, रूपा की आजी है। ठीक है, उसके बाद बाल बोगन भगत है। ये सब के सब इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, लाल तारा, ये बेनीपुरी जी का बौद्धिकता प्रधान है। ये लाल तारा इनका अगला रेखा चित्र है। ठीक है, रेखा चित्र संग्रह है रामराज बेनीपुरी के गेहूं और गुलाब। ठीक है, गेहूं और गुलाब इनका अगला है। ठीक है, प्रतीकात्मक है गेहूं और गुलाब। चरवाहा मीरा नाचीरे। ठीक है, ये आपका ठीक है चरवाहा हो गया, मीरा नाचीरे घास वाली। ठीक है, बेनीपुरी द्वारा लिखित मील के पत्थर में साहित्यकारों के रेखा चित्र है। मील के पत्थर में क्या है भाई, साहित्यकारों के रेखा चित्र है। तो पूछ लेगा कि रेखा साहित्यकारों के रेखा चित्र किसमें है, तो मील के पत्थर में। ऐसा सिंगल लाइनर मिल नहीं रहा है प्रश्न, तो ये जरूर हो सकता है कि वो दे देगा इनमें से कौन सा कथन सही है, नहीं है तो वो दे देगा कि जो मील के पत्थर है उसमें साहित्यकारों के रेखा चित्र है। ठीक है, दे देगा आपका गेहूं और गुलाब जो है, ठीक है, प्रतीकात्मक रेखा चित्र है। ये आपको दे देगा माटी की मूर्तों में बलदेव, रजिया और सूरज भैया है। ये दे देगा उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ABCD है ना, या A और B या B और C ये बता देगा। ठीक है, तो ये याद रखना। संस्मरण साहित्य को अलंकृत करने में माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन आदि रहे हैं। चतुर्वेदी जी ने समय के पांव, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, रेखा चित्र अंकित किए दिनकर जी ने लोकदेव नेहरू 1965 में। संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ, ठीक है, ये उनका दूसरा है। हरिवंश राय बच्चन ने नए पुराने झरोखे, ठीक है, इसमें बच्चन जी ने आधुनिक साहित्य पर टिप्पणियां करते हुए लिखा छोड़ दो। हिंदी संस्मरण साहित्य को कई अनुदित रचनाओं में समृद्ध है। बंगला ना से अनुदित रचनाओं में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा अनुदित रविंद्रनाथ टैगोर की रचना मेरा बचपन, गुजराती से अनुदित रचनाओं में मनु बहन गांधी जी की रचनाओं वाह मेरी माँ तथा पंजाबी अनुदित रचनाओं में अमृता प्रीतम की अतीत छोड़ दो। हिंदी रेखा चित्र एवं संस्मरण विधा के अंतर्गत पर्याप्त कार्य हुआ है। पत्रकारिताओं में ये सब ज़्यादा कोई अपने काम की नहीं है। जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब प्रमुख रेखा चित्र और उनके बारे में बात कर लेते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी जो है आपका रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा की आपका दिया है ठकुरी बाबा। राम वृक्ष बेनीपुरी की आपकी माटी की मूर्त है। ठीक है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्त है जो आपका रेखा चित्र लगा हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सरल सहज और ये सब हो गई माटी की मूर्तें हैं जो वर्ष 1946 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, ये याद रखो, वर्ष रखो, प्रकाशन वर्ष याद रखना है आपको, बहुत पूछा जा रहा है। ठीक है, इस संग्रह को विशेष ख्याति मिली। इस संग्रह में समाज के उपेक्षित पात्रों को गढ़कर नायक का दर्जा दिया है। उदाहरण स्वरूप रजिया नामक एक रेखा चित्र के माध्यम से निम्न वर्ग की बालिका को जीवंत कर दिया गया है। इस संग्रह में रेखा चित्रों में बलदेव सिंह, मंगर, बालबोगिन, भगत, बुधिया, सरजू भैया, अभिमन्यु पर भी आपको बता के आया ना, ये सब के सब पात्र आपको मिलेंगे। इन रेखा चित्रों की श्रेष्ठता के बारे में मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि लोग माटी की मूर्तें बनाकर सोने के भाव बेचते हैं, फिर बेनीपुरी ने सोने की मूर्तें बनाकर माटी के मूल बेच रहे हैं। ठीक है, ये कथन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके परीक्षा की दृष्टि से। हो सकता है कि ये आपसे पूछ लें कि माटी की मूर्तें के बारे में ये कथन किसने कहा है, तो ये मैथिली शरण गुप्त का कथन है कि लोग माटी की मूर्तें बनाकर सोने के भाव बेचते हैं, पर बेनीपुरी सोने की मूर्त बनाकर माटी के मूल बेच रहे हैं। ठीक है, ये हो गए माटी की मूर्तें। संग्रह की रचना में बेनीपुरी जी ने गांव की जमीन से उठाए कुछ अनपढ़ चरित्रों को न केवल रंगत दी है, अपितु उनमें प्राण फूंक डाले हैं। गांव के किसी पीपल या बड़ के नीचे रखी हुई माटी की मूर्तों के बारे में बेनीपुरी जी उन मूर्तियों की जीवनियों पर चलते फिरते हुए शब्द चित्र मानते हुए कहते हैं कि मानता हूँ कला ने उन पर पच्चीकारी की है, किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया कि रंग रंग में मूल रेखाएं गायब हो जाएं। मैं उसे अच्छा रसोईया नहीं मानता जो इतना मसाला रख दे कि सब्जी का मूल स्वाद ही नष्ट हो जाए। ठीक है, अब ये हो क्या रहा है आजकल की आधे आधे कथन दे रहा है ना, मतलब
आप थोड़ा लंबा कथन दे, मतलब 2 लाइन का कथन देगा, 3 लाइन का, तो हमें लगता है कि वो समझ में हमें आता है, ठीक है, वो चीज़ हमें समझ में आ जाती है कि भाई ये ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये कथन हमारा पढ़ा है हमने किसी नाटक में या किसी कहानी में या किसी उपन्यास में या किसी संस्मरण में हमने पढ़ा है। पर जरा सा कथन दे देगा तो समझ में नहीं आता, ठीक है। जैसे एक कथन अभी आया था कि राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है, कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ी हानि है, ठीक है। अब वो कौन सा संवाद है, ठीक है, कहाँ का संवाद है ये, तो ये चीज़ आपकी कठिन हो जाती है। तो इसमें से अगर वो इनने उठा दिया, यहाँ से काट दिया कि मैं उसे अच्छा रसोइया नहीं मानता जो इतना मसाला रख दे कि सब्जी का स्वाद ही नष्ट हो जाए, ठीक है। तो अब हमने कहा कि अरे माटी की मूर्तों में अच्छा रसोइया, और इसकी बात कहाँ से आ गई। मतलब जिनने नहीं पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगाना चाहे, कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा करना चाहे, तो वो मतलब यहाँ आ ही नहीं पाएंगे बेचारे ना। तो ये चीज़ आपकी है ना। अब देखो कला वाली बात आए, पच्चीकारी की बात आए, ठीक है, रंग रंग मूल रेखाएं गायब हो जाएं तो रेखाएं गायब हो जाएं, ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। यहाँ से देगा तो ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रखना है। ये जीवन के विविध रंगों को रेखांकित करती हुई बेनीपुरी की सशक्त जीवनी लेखनी से निकल आकर्षक मार्ग और संवेदनशील रेखा चित्र है माटी की मूर्त है। इसमें कौन कौन से रेखा चित्र हैं तो वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है, कौन कौन है इनके बारे में हमने चर्चाएं कर ली। कौन कौन हो गई आपके, मंगर हो गया, बाल भोगन हो गए, भगत हो गया, बुधिया हो गया, थरजू भैया हो गया, रजिया हो गई, ये सब के सब इनका हो गया, ठीक है। और इनमें मैथिली शरण गुप्त जी को क्या करें कि लोग माटी की मूर्त बनाकर सोने के भाव बेच रहे हैं, पर बेनीपुरी जी सोने की मूर्तें माटी के भाव बेच रहे हैं, ठीक है। ये किसने कहा है, मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है, ठीक है। तो ये आपका कौन के कथन होगा, किसका कथन किसके बारे में, मैथिली शरण गुप्त ने माटी की मूर्तों के बारे में कहा है, ठीक है। इनके और कौन से हैं तो लाल तारा हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें इनके वो हो गए, ठीक है, सॉरी। चलिए अगले चलते हैं हम ठकुरी बाबा। छायावादी कवित्री हैं, ये तो हम जानते ही हैं, कवित्री महादेव वर्मा। रेखा चित्र ठकुरी बाबा में ग्रामीण जीवन के लक्षण का यथार्थ चित्रण है। ठकुरी बाबा ग्रामीण यात्री दलों का नेतृत्व करते हैं, परम शांत स्नेह शक्ति किशोर हैं। यात्रियों के दल में विविधता है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी समस्याएं हैं। वृद्धावस्था में जीवन यापन करते समय आने वाली समस्या का चित्रण महादेव वर्मा ने किया है। मतलब इसमें ठकुरी बाबा नाम से थोड़ा सा लग रहा है, ठीक है। ठकुरी बाबा अपने समाज के प्रतिनिधि हैं। समाज में विकृतियाँ व्यक्तिगत हैं, परंतु सद्भाव सामूहिक रहते हैं। इसके विपरीत हमारी दुर्बलताएं समष्टिगत होती हैं, परंतु शक्ति व्यक्तिगत रहती है। ठकुरी बाबा की सहायता व्यक्तिगत चित्रित ना होकर ग्रामीण जीवन में व्याप्त सहृदयता को व्यक्त करती है। वृद्ध और युवा के अंतर को स्पष्ट करते हुए महादेव जी वर्मा लिखती है, क्या लिखती है कि यदि वह वृद्ध ना होकर हमारे बीच में होता तो यह प्रश्न भी मेरे मन में अनेक बार उठ चुका है, पर जीवन के अध्ययन ने मुझे बता दिया है कि इन दोनों समाज का अंतर मिटा पाना सहज नहीं है, ठीक है। अब ये कथन आपका सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि वह वृद्ध ना होकर हमारे बीच में होता, यह प्रश्न मेरे मन में अनेक बार उठ चुका है, पर जीवन के अध्ययन ने मुझे बता दिया कि इन दोनों समाज का अंतर मिटा सकना सहज नहीं। उनका बाह्य जीवन दीन है और हमारा अंतर जीवन रिक्त, ठीक है। अब इतना भी पूछ सकता है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। इतना कथन भी पूछ सकता है कि उनका बाह्य जीवन दीन है और हमारा अंतर जीवन रिक्त है, ठीक है। उनका बाह्य जीवन दीन है और हमारा अंतर जीवन रिक्त है, ठीक है। तो ये कथन कहाँ से लिया गया है, तो ये कहाँ से, ठकुरी बाबा से, ठीक है, ठकुरी बाबा से। तो ये आपको याद रखना है भाई साहब, ठीक है, ये आपको याद रखना है एक चीज। फिर विधवा की समस्या, विधुर की समस्या, वृद्धि की समस्या, ग्रामीण जीवन, स्त्री श्रृंगार आदि का चित्रण महादेवी वर्मा जी ने किया है। मतलब क्या क्या है तो उसमें विधवा की, विधुर की, वृद्धि की, ग्रामीण जीवन, स्त्री श्रृंगार, इन सब की चीज़ों की चर्चा आपको इस संस्मरण में देखने को मिलेगी, ठीक है। महादेवी जी ने रेखा चित्र के माध्यम से नगरीय एवं ग्रामीण सभ्यताओं का अंतर बड़ी मार्मिकता से स्पष्ट किया है। लेखिका ने सांस्कृतिक समन्वय की भावना को चित्रित किया है, ठीक है। सांस्कृतिक समन्वय इसमें आपको देखने को मिलेगा। रेखा चित्र द्वारा ग्रामीण समाज की विशेषताओं का उद्घाटन किया है। आधुनिक शिक्षित शिष्ट और सभ्य कहे जाने वाले व्यक्तियों पर व्यंग्य भी इसमें किया गया है, ठीक है। ये है आपका ठकुरी बाबा, ठीक है। क्या हो गया आपका ठकुरी बाबा, ठीक है। अगले उस पर हम चलते हैं यात्रा पे, ठीक है। यात्रा वृतांत, यात्रा साहित्य क्या है भाई साहब, ठीक है। यात्रा साहित्य तो आप लोगों को पता ही होगा। यात्रा साहित्य का मतलब होता है कि जहाँ पे क्या है, यात्रा का वर्णन, किसी यात्रा का
साहित्यिक ढंग से जब वर्णन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, यात्रा साहित्य कहा जाता है। ठीक है, यात्रा करना नैसर्गिक प्रवृत्ति है, मनुष्य विकास में यह बड़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मनुष्य कभी न कभी कोई ना कोई यात्रा अवश्य करता है, लेकिन सृजनात्मक प्रतिभा के धनी अपने यात्रा अनुभवों को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत कर देते हैं, साहित्य की रचना करने में सक्षम हो जाते हैं। वो सृजनात्मक प्रतिभा के धनी मतलब जो कोई चीज सृजन कर सकते हैं, मतलब किसी चीज का सृजन कर सकते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। जब कोई लेखक अपने द्वारा की गई किसी यात्रा का वास्तविक कलात्मक साहित्यिक वर्णन करता है तो ऐसी रचना यात्रा वृत्तांत कहलाती है और इसी को हम यात्रा साहित्य कहते हैं। मतलब हमने कोई यात्रा की है, उसी को हम साहित्यिक ढंग से जब प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, कलात्मक रूप से, साहित्यिक रूप से जब हम उसको वर्णित करते हैं, तब वो क्या बन जाता है, यात्रा वृत्तांत या यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य का उद्देश्य लेखक के यात्रा अनुभवों को पाठकों के साथ बांटना और पाठकों को भी उन स्थानों की यात्रा के लिए प्रेरित करना होता है। पहली बात क्या बात कर रहे हैं कि उद्देश्य क्या होगा, हो सकता है भाई उद्देश्य पूछ ले। अब दिक्कत यही हो रही ना, इस हम सोच लेते हैं भाई सरल चीजें छोड़ के चल जाओ, हो सकता है उसी में तो घुमा के पूछ ले। और एक तो हम अपने अनुभव बांट रहे, समझ में आ गए, फिर दूसरा हम अपनी उस यात्रा के लिए, मतलब जहाँ हमने यात्रा की है उन स्थानों पर हम लोगों को क्या कर रहे हैं, यात्रा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य में अन्य विधाओं की भांति भारतेंदु युग में यात्रा साहित्य का आरंभ हो गया था। भारतेंदु ने सरयू पार की यात्रा, है ना, मेहदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, ठीक है, ये यात्रा जरूर याद रखना क्योंकि इनके यात्रा वृत्तांत पूछ लिए जाते हैं और इनके यात्रा वृत्तांत बहुत कन्फ्यूजिंग रहते हैं। ठीक है, इनके यात्रा वृत्तांत भ्रम पैदा कर देते हैं कि यार है किसकी। ठीक है, क्योंकि यात्रा वृत्तांत में हम आगे पढ़ेंगे तो हम राहुल संकृतायन को पढ़ रहे हैं, ठीक है, अज्ञे जी को पढ़ रहे हैं, ठीक है, और भी लोग हम पढ़ेंगे, पर इनकी यात्रा को हम लगता है कि अरे इनकी यात्रा प्रताप नारायण मिश्र को पढ़ रहे हैं। भारतेंदु जी को हम भूल जाते हैं कि मेहदावल की हो गई, सरयू पार की हो गई, लखनऊ की यात्रा इनकी है। ठीक है, रोचक और इन्हें सजीव वर्णन किया है। बालकृष्ण भट्ट जी की गया यात्रा, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र की विलायत यात्रा, ठीक है, हिंदी प्रदीप के मार्च में कम से प्रकाशित, छोड़ दो, ये कहाँ प्रकाशित हुई, हिंदी प्रदीप में प्रकाशित हुई है। ठीक है, द्विवेदी युग में देवी प्रसाद खत्री कृत बद्रिकाश्रम यात्रा, गोपाल राम गेहमरी कृत लंका यात्रा, ठीक है, ये इनकी याद रखना भैया, लंका यात्रा का विवरण। डॉक्टर गदाधर सिंह कृत चीन में 13 मास, ठीक है, तथा हमारी एडवर्ड तिलक यात्रा कृति है। ठीक है, छोड़ो। छायावाद में रामनारायण मिश्र ने यूरोप में 6 मास यूरोप के दार्शनिक स्थानों के रोचक वर्णन के साथ साथ वहाँ के रहन सहन, शिक्षा पद्धति का भी यथास्थान उल्लेख किया। सत्यदेव परिव्राजक जो थे, इन्होंने भी यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। इन्होंने क्या लिखा भाई साहब, जर्मन यात्रा, ठीक है, सत्यदेव परिव्राजक भाई साहब, मेरी जर्मन यात्रा, यात्री मित्र, यूरोप की सुखद स्मृतियाँ, ठीक है, ज्ञान के उद्यान में, नई दुनिया की मेरे अद्भुत संस्मरण, अमेरिका प्रवासी की मेरी अद्भुत कहानी, ठीक है। फिर आए राहुल संकृतायन, ये भाई साहब मतलब महापंडित आदमी जो थे, ठीक है, घुमक्कड़ शास्त्र वाले, इनने बहुत ज़्यादा क्यों यात्रा ही की इन्होंने। ठीक है, क्या किया इन्होंने, तिब्बत में 1.25 वर्ष, ठीक है, मेरी यूरोप यात्रा, ठीक है, मेरी तिब्बत यात्रा 1937, मेरी लद्दाख यात्रा 1939, किन्नर देश में 1948, रूस में 25 मास 1965, उन्होंने महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है। उत्तराखंड के पथ पर राहुल संकृतन ने अपनी बद्री केदार यात्रा का औपन्यासिक शैली में वर्णन किया है। ठीक है, ये इनकी यात्रा हो गई। इनकी यात्रा का क्रम भी याद रखो, अभी पूछा नहीं गया है, हर किसी की पूछ रहे क्रम, लेकिन हो सकता है कि अगली बार आपका राहुल संकृतायन की यात्रा वृत्तांतों का क्रम आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, फिर मेरी लद्दाख यात्रा, फिर किन्नर देश में रूस में 25 मास। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने पैरों में पंख बांधकर 1952, उड़ते चलो 54, यशपाल जी ने लोहे की दीवारों के दोनों ओर लिखी, ठीक है, 1953 में। अज्ञे ने अरे यावर रहेगा यार और एक बूंद सहसा उछली, दोनों लिखी हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर ने देश विदेश मेरी यात्रा 1970 में यात्रा वृत्तांत है। विष्णु प्रभाकर ने हस्ते निर्जन दहकती भट्टी में देश विदेश से संबंधित 21 यात्रा वृत्तांतों को संकलित किया है। फिर अप्रवासी की यात्राओं में डॉक्टर नगेंद्र ने जापान, यूरोप आदि की यात्राओं के शैक्षणिक जीवन का चित्रण किया है। अप्रवासी की यात्राएं किसकी है, तो अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेंद्र की, जिसमें जापान, अमेरिका और यूरोप इन देशों की शैक्षणिक जीवन का चित्रण किया है। अमेरिकी विश्वविद्यालय में हिंदी इस यात्रा वृत्तांत का सर्वाधिक ज्ञान वर्धक प्रकरण है। मोहन राकेश ने आखिरी चट्टान तक लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
यातना शिविर में हिमांशु जोशी ने अंडमान निकोबार की सेल्युलर जेल की कथा लिखी, जिसमें भारतीय क्रांतिवीरों को रखकर उन अनेक प्रकार की पाशविक यातना दी जाती। यातना शिविर जो है वो हिमांशु जोशी ने लिखी है। ठीक है। कितना अकेला आकाश नरेश मेहता ने लिखी है। ठीक है। क्या यूगोस्लाविया और अन्य यूरोपीय लोगों की मानसिकता का चित्रण किया इन्होंने। मनोहर श्याम ज्योति ने क्या हाल है चीन में, और चीन में दो मुँहे कूटनीतिक चरित्र की असलियत का पर्दाफाश किया। इसके साथ ही पश्चिम जर्मन पर उड़ती नजर में जर्मनी की प्राकृतिक जीवन लिखा है। ठीक है। अब देखते हैं प्रकृति यात्रा साहित्यकार कौन कौन है। तो मेरी तिब्बत यात्रा और अरे आयावर रहेगा याद, ही आपकी यात्रा वृतांत है। ठीक है। मेरी तिब्बत यात्रा क्या है? मेरी तिब्बत यात्रा वृतांत को महापंडित की उपाधि दी जाती है। राहुल शंकरतायन को महापंडित की उपाधि दी जाती है। ये हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार हैं। मेरी तिब्बत यात्रा, इन्होंने अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है, जो लेखक ने वर्ष 1929 में नेपाल के रास्ते की थी। ठीक है। तो अब इसको याद भी रखना है कि यात्रा कब की थी? 1930 में की थी, 29-30 में। उस समय भारतीयों को तिब्बत की यात्रा की अनुमति नहीं थी, अतः उन्होंने यात्रा एक भिखारी के छद्म में, मतलब नेपाल के रास्ते की, ये भी याद रखना है, और भिखारी के भेष में की थी, ये भी याद रखना है। ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, इनको अनुमति नहीं थी तिब्बत यात्रा करने की। ठीक है। देश गुलाम था ना भाई साहब। ठीक है। लेखक ने तिब्बत की उस यात्रा की उस समय की थी जब नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। इस रास्ते पर नेपाल के लोग भी भारत के लोग के साथ जाते थे। यह रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी था, इसलिए लेखक ने इसे मुख्य रास्ता बताया। तिब्बत में जाति पाति और छुआछूत नहीं था, और औरतें पर्दा नहीं करती थी। ठीक है। अब ये पूछा जा सकता है कि तिब्बत में क्या है, तो छुआछूत भी नहीं है और जाति पाति भी नहीं है। वहाँ की औरतें पर्दा भी नहीं कर रही है। चोरी की आशंका के कारण भिखारियों को कोई घर में घुसने नहीं देता है। ठीक है। और यह अपरिचित होने पर कोई घर के अंदर अपरिचित होने पर कोई घर के अंदर जा सकता, मतलब घर के अंदर भी नहीं जा सकते। साथ ही अपनी जरूरत के अनुसार अपनी झोली से चाय दे सकते थे। घर में बहू या सास उसी के लिए पका देगी। ठीक है। मतलब व्यवस्थाएं उन्होंने बता दी तिब्बत में क्या क्या चीज़ें थी। ठीक। एक जाति पाति और छुआछूत दोनों चीज़ नहीं थी। पर्दा प्रथा नहीं है वहाँ पे। ठीक है। पर्दा नहीं है। भिखारियों घर में घुसने नहीं दे रहे हैं। ठीक है। अपरिचित भी कोई घर में नहीं घुस सकता है। अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनी झोली से चाय दे सकते थे। घर में बहू या सास उसे आपके लिए पका देगी। ठीक है। राहुल शंकरतायन का योगदान साहित्य में अद्वितीय व अग्रणी है। मेरी तिब्बत यात्रा में उन्होंने तिब्बती समाज और ज्ञानवर्धक संस्कृति का वर्णन किया है। ठीक है। तिब्बती समाज का वर्णन आपको मिलेगा देखने को। तिब्बत की धार्मिक व्यवस्था, प्रथा, परंपरा, खान पान, वेशभूषा आदि अन्य देशों से बिल्कुल भिन्न है। मतलब क्या क्या बता दी, जाति प्रथा बता दी, परंपराएं, खान पान, वेशभूषा, सब चीज़ें के बारे में बताया। लेखक ने तिब्बती लोगों की कला प्रियता पर प्रकाश डालते हुए वहाँ के मंदिरों का भी वर्णन किया है। मतलब मंदिरों का वर्णन भी मिलेगा आपको देखने को। मतलब वहाँ पे कला प्रियता बताई है, और कला प्रियता में वहाँ के मंदिरों का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। तिब्बत के नारी समाज का वर्णन करते लिखा है कि तिब्बत में भिक्षुणियों की संख्या ज़्यादा है। मतलब भिक्षुणियाँ, जो भिक्षु होते हैं ना, वैसे भिक्षुणियाँ हैं। क्योंकि वहाँ की प्रथानुसार सभी भाइयों की एक पत्नी होने के कारण अनेक लड़कियाँ जो है अविवाहित रह जाती थी और वे भिक्षुणियाँ बन जाती हैं। राहुल जी ने अपनी तिब्बत यात्रा में वहाँ की संस्कृति का अद्भुत ढांचा प्रस्तुत किया है। मतलब वहाँ भिक्षुणियाँ ज़्यादा हैं भाई साहब। ठीक है। और क्यों है वो भी कारण बताया, क्योंकि वहाँ पे एक लड़के की शादी एक लड़की थी, मतलब एक ही पत्नी रहेगी। ठीक है। बहुपत्नी विवाह नहीं है, तो लड़कियाँ कुंवारी रह जा रही है। ठीक है। तो कुंवारी रह जा रही है तो क्या बन जा रही है, वो भिक्षुणी बन जा रही है। ठीक है। ये हो गई आपकी तिब्बत यात्रा। फिर अरे आयावर रहेगा याद, ये आपका आज्ञे के बारे में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं अरे आयावर के बारे में। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आज्ञे द्वारा रचित यात्रा वृतांत पता ही है। इसमें 8 यात्राओं का वर्णन है। कितनी यात्रा है भाई साहब? 8 यात्रा। ठीक है। कितनी यात्रा है? 8 यात्रा। कितनी यात्रा? 8 यात्रा। ठीक। कितनी यात्रा? 8 यात्रा। कितनी? 8। अब नहीं भूलना। ठीक है। ये इसी प्रकार के प्रश्न आजकल आपके बन रहे हैं। ठीक है। पैटर्न ऐसा बदल दिया कि कुछ भी पूछ रहा है, क्योंकि बहुत दिन का सिलेबस बदला है। मतलब 19 में एक बार सिलेबस बदला, तब 5 साल हो चुकी है, तब से पाठ्यक्रम नहीं बदला, सब कुछ पूछा जा चुका है। तो अब वो अंदर से कुछ पूछ रहा है।
है ना, मतलब कुछ भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हर कुछ याद रखो अब। ठीक है, वर्णन सभी में पर्याप्त विविधता है। यात्राओं में असम, बंगाल, औरंगाबाद, कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश की भूभागों का वर्णन है। कहाँ कहाँ है? असम है, बंगाल है, औरंगाबाद है, कश्मीर है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश, इन सब का वर्णन मिलेगा। इसमें तमिलनाडु की अति प्राचीन मंदिरों के बारे में बताया गया है, मतलब तमिलनाडु के मंदिर में भी, तमिलनाडु के मंदिरों के बारे में वर्णन है। इस पुस्तक की शुरुआत ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग के अवतरण से हुई, फिर बात हिमालय की दुर्गम झील में डेरा डालने में हुई और अंत में एलोरा की गुफाओं में इतिहास खोजने की कोशिश हुआ है। अंत कहाँ से हुई है? एलोरा की गुफाओं में। ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुई है? ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग में। कहाँ से शुरुआत हो रही है? ब्रह्मपुत्र के मैदानी भागों से शुरुआत हो रही है और अंत कहाँ जाके हो रहा है? एलोरा की गुफाओं में इतिहास खोजने पर अंत हो रहा है। ठीक है, अज्ञे जी की यात्रा वृत्तांतों को पढ़ते समय पाठक को लगता है कि वह अज्ञे जी के साथ स्वयं पहाड़ों में नावों में घूम रहा है। लेखक ने स्थानीय लोगों के साथ उनकी भाषा में बात करके कई स्थानों के बारे में, प्रचलित किंवदंतियों के बारे में भी बताया है। अज्ञे जी ने एक लेख में पर्यटकों की जिम्मेदारी का भी बोध कराया है। लाहौली लोगों में अपनी संस्कृति के प्रति अभिमान और बाहर के आने वाले लोगों के प्रति अनभिज्ञता का वर्णन करते हुए चिंता व्यक्त की है। बाहर से आने वाले लोग किस प्रकार नशा, व्यसन आदि यहाँ पर लेकर आते हैं। माना कि पहाड़ी जनजातियाँ पर्यटकों की जीवन पद्धति के अनुसार विकसित नहीं है, लेकिन उनमें विकृतियाँ नहीं है। मतलब वो बता रहे हैं कि भाई क्या चीज़ें होती है, पर्यटकों के बारे में क्या सोचते हैं और क्या समस्या है, वो बता। आगे जी की यात्रा वृत्तांतों में पर्यावरण का इतिहास का साहित्य का चिंतन देखने को मिलता है। उन्होंने प्रचलित ऐतिहासिक गाथा को उपलब्ध प्राकृतिक अवरोधों से छोड़ दो। अज्ञे जी की भाषा संस्कृत निष्ठ है, ये तो चल रही है। यात्रा वृत्तांत की शैली कहानी में है, मतलब कहानी के रूप में यात्रा वृत्तांत है। ऐसा लगता है कि अज्ञे जी कोई कहानी कह रहे हैं, कहानी के पात्र बीच बीच में संस्कृत की सूक्तियाँ पढ़ रहे हैं, ये छोड़ दो। अज्ञे जी की दृष्टि के कारण यात्रा भ्रमण की बजाय एक ऐसी घटना बन सकती है जिसकी क्रिया प्रतिक्रिया में कुछ अगर खो जाता है तो बहुत कुछ मिल भी जाता है। अपना बहुत कुछ खो पाने को सृजन करने का नाम है अरे यावर रहेगा याद। ठीक है, अरे यावर रहेगा याद, जिसमें असम हो गया, बंगाल हो गया, है ना, तमिलनाडु के मंदिर हो गए, आपका ब्रह्मपुत्र के मैदान से शुरू हो रहा है, एलोवेरा में जाके खत्म हो रहा है। 8 यात्राओं का वर्णन है। ठीक है, क्लियर है, ये चीज आपको याद रखना है। रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय, आपका अंतिम। दिनकर जी ने संस्कृति के 4 अध्याय लिखा है। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय। रामधारी सिंह दिनकर 1959 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, यह पुस्तक पूरी तरह संस्कृति की भारतीय संस्कृति की प्राचीन से लेकर आज़ादी तक के आधुनिक भारत शोधपरक तथ्यों के साथ लिखी गई है। इसमें आर्य और द्रविड़ समस्याएं, वैदिक संस्कृति, बौद्ध आंदोलन के कारण उसके प्रभाव, इस्लाम का आगमन, इस्लाम पर हिंदुत्व का प्रभाव, सिख मत संस्कृति, यूरोप पर प्रभाव, गांधी, तिलक, स्वामी विवेकानंद, ब्रह्म समाज आदि का राष्ट्रीय एकता में योगदान आदि क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं। मतलब कि ये पुस्तक जो है ना आपकी संस्कृति के 4 अध्याय, मतलब इसमें संस्कृति के बारे में सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, संस्कृति के बारे में इनने क्या बताया गया है भाई साहब, आपका सब कुछ संस्कृति के बारे में बताया गया है। संस्कृति के 4 अध्याय में जो है वो आपका इसलिए बताया गया है। अब ये प्रश्न आपका इस बार क्या बताया गया था, ये सीधा का सीधा प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ये प्रश्न आपका इसमें पूछा गया था कि भैया कौन कौन सा इसमें क्रम है, मतलब उन्होंने पूछा था कि जो शीर्षक है वो क्रम से सजाना है। ठीक है, तो इसमें जो प्रभाव इन्होंने बताया ना, ये सीधा सीधा आर्य और द्रविड़ समस्याएं, वैदिक संस्कृति, बौद्ध आंदोलन के कारण उसके प्रभाव, इस्लाम का आगमन। ठीक है, मतलब इस्लाम का आगमन, मतलब ये बात हो गई आपकी, इस्लाम का उर्दू पर प्रभाव, सिख मत, भारतीय संस्कृति पर यूरोप का प्रभाव। ठीक है, भारतीय संस्कृति पर क्या होगा, यूरोप का प्रभाव हो गया है। गांधी जी, तिलक, स्वामी विवेकानंद, ब्रह्म समाज आदि, इनका सबका जब क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया गया है। ठीक है, इसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमें देश के विरासतों पर क्यों गर्व करना चाहिए था तथा अपनी संस्कृति से प्रेम क्यों करना चाहिए। ठीक है, भारत में होने वाली धार्मिक जागरणों व भक्ति जागरणों में तुलसी, कबीर, गुरु नानक भी थे। इनका उद्देश्य समाज सुधार था, लेकिन विवेकानंद ने पश्चिम से वैज्ञानिकता पर सीख लेने के लिए जोर दिया, लेकिन साथ ही अपने दर्शन व संस्कृति पर गर्व करने की बात भी कही थी। ठीक है, समग्र रूप में हम कह सकते हैं कि इस किताब से हमें अपनी संस्कृति की विरासत की पूरी जानकारी मिलती है, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होता है, हमें इस बात की जानकारी भी मिलती है कि हमने पश्चिम से लिया कम है, दिया अधिक है। इस
इस देश के निर्माण में हर व्यक्ति का योगदान है। इस तरह उपयुक्त प्रयोग ऐतिहासिक युग से लेकर आधुनिक काल तक भारत का सांस्कृतिक इतिहास है, भारत की सभ्यता, ठीक है, ये सब बखूबी अंदाज लिया जा सकता है। ये जो चीज़ है ना आपकी, मतलब इसमें मतलब दिनकर जी ने जो लिखा है ना, भारत की पूरी संस्कृति की पहचान है। और इसकी एक विशेषता ये थी कि इसको कम से कम शायद 8 या 10 साल में इन्होंने लिखा था, है ना। मतलब इन्हें सब कुछ जब लिख चुके थे तब इनको लगा था कि संस्कृति के 4 अध्याय जो है इनके दिमाग में आई थी कि लिखें हम। इतिहास के विद्यार्थी रहे थे, ये बाद में याद आया था। और इसकी भूमिका जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है ना, प्रधानमंत्री जो थे उनने इसकी भूमिका लिखी है, ठीक है। अंतिम आपका है भोला राम का जीव, हरिशंकर परसाई, व्यंग, ठीक है। परसाई जी भोला राम का जीव एक व्यंग रचना है। रचना में लेखक ने मनुष्य की आत्मा के लुप्त हो जाने की घटना के माध्यम से शासकीय व्यवस्था, घूसखोरी, जड़ता, यथार्थता का उद्घाटन किया है। यह कहानी सतही तौर पर व्यक्ति की व्यथा की दिखाई देती है जो भ्रष्टाचार की चक्की में पिस रहा है, परंतु इस कथा के पीछे लेखक की मानवीय करुणा और सामाजिक यथार्थता के प्रति आक्रोश झलकता है, ठीक है। यह रचना स्वतंत्रोत्तर भारत के सामाजिक यथार्थ की सशक्त प्रस्तुति है। एक मामूली सरकारी कर्मचारी रिटायर हो गया है, 5 साल तक पेंशन के लिए चक्कर लगाते लगाते मर गया। उसके जीव को लेने जब यमदूत गए, यमदूत को चकमा देकर वह गायब हुआ। बहुत खोजने पर नहीं मिला। आखिरकार जब नारद जी ढूंढने गए, धरती पर आए तो अपने पेंशन की फाइल में अटका हुआ पाया गया था। मतलब उस आदमी, अब देखो कितना वो दिखाया गया है, कितना भ्रष्टाचार और कितनी वो है कि वो आदमी ऑफिस के चक्कर लगा के, मतलब सरकारी कार्यालयों, शासकीय कार्यालयों के चक्कर लगा के मर गया। उसको आखिर पेंशन नहीं मिली, है ना, उसको पेंशन नहीं मिली। वो पेंशन के चक्कर में चक्कर लगा के मर गया। पर अब जब उसको यमराज लेने आए, यमराज मतलब उसको भग गया, वो लौट के मिला ही नहीं किसी को। फिर नारद जी जब लेने आए तो वो उनकी फाइल में मिला, पेंशन की फाइल में। आश्चर्य था, नारद जी कहने पर वह स्वर्ग में जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसके मन अपनी पेंशन की फाइलों में अटक गया था। कहानी के माध्यम से परसाई जी बताना चाहते हैं कि जिस भ्रष्टाचार से आज हम दबे हुए हैं वह इतना सर्वव्यापी है कि उसकी पहुंच अलौकिक हो गई है। इस कहानी के प्रारंभ में लेखक ने स्वर्ग और नरक की दिव्यता, अलौकिक मिथक को तोड़ देती है। मिथक तोड़ते कहते हैं कि कुछ भी जीवन के बाहर नहीं है और जीवन से अधिक सत्य भी कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब कुछ भी जीवन के बाहर नहीं है और जीवन से अधिक सत्य कुछ भी नहीं है, याद रखना, ठीक है। जिस अलौकिकता को आधार बनाकर धर्म के पुरोहित पंडे लोगों को ठगते हैं, उस अलौकिकता को प्रारंभ के वाक्य में धराशायी कर देते हैं। यह मनुष्य की जय का गान है, क्योंकि परसाई जी की विचारधारा मानती है कि मनुष्य से बड़ा कुछ भी नहीं है, न देवता है न स्वर्ग है, ठीक है। मनुष्य से बड़ा न स्वर्ग है न देवता है। इस कहानी की शैली, भाषा अत्यंत सरल है, स्पष्ट है। कहानी का उद्देश्य भ्रष्टाचार कितना सनातन है, यह परसाई जी ने इस कहानी के माध्यम से स्पष्ट किया है, ठीक है। ये आपको मिल जाएगी, ये छोटी है इसलिए आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा आपको? भोला राम का जीव, ठीक है, ये आपको उपलब्ध करा दूंगा। पढ़ लेना, पढ़ने में आनंद आएगा, मतलब मजा आएगा, ठीक है, इसलिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। अगली अन्य विधाओं के साथ हम कल मिलते हैं, ठीक है। आज अपनी माटी की मूर्तें, ठकुरी बाबा हो गई है, ठकुरी बाबा हो गई, माटी की मूर्तें हो गई है, आपकी भोला राम का जीव हो गई, मेरी तिब्बत यात्रा, अरे यावर रहेगा याद, और संस्कृति के 4 अध्याय। इन 6 चीज़ों पर आज हमने चर्चा कर ली है। अगली विधाओं पर, अगली रचनाओं पर हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।